क्या हाल चाल। अभी तक कुछ निकाले भी नहीं है आज। भाई मैं 10 बजे से ही पता है भाई, कोड फट गया है इसमें। प्रॉड प्रोडक्शन में कोड फट गया है मेरा, तो मतलब दिमाग खराब कर दिया है। कुछ कनेक्ट भी नहीं किया अभी तक अपना पेन टैब तो पेन टैब भी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सॉल्व हुआ कोड। हाँ, रिजॉल्व हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया आज। भाई 2-3 दिन से बड़ा दिमाग खराब हो रहा था, समझ में नहीं आता कि कहाँ पे फंस रहा है। तो आज दिन में पता चल गया था कि मतलब कहाँ पे गलती है, और अभी रात में रिजॉल्व भी हो गया। सना बोली थी वो भी आई, सना अभी तक आई नहीं। हाँ। तो कितने बजे तक चलेगा? जब तक तुम लोग हो सौरभ और तुम जब तक बोलो तब तक चलेगा। बोलोगे रात भर भी करा देंगे, नहीं बोलोगे तो 1 बजे तक भी खत्म कर देंगे। ये कैसे होगा यार? अरे मेरा वो कहाँ गया? ये व्हाइट बोर्ड बेकार ही है क्या? व्हाइट बोर्ड के बिना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। क्लियर ऑल, क्लोज एनीवे। व्हाइट बोर्ड को क्लोज ही कर देते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। वैसे टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कैसे कैसे मतलब कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में है, ठीक है। तो किसाना इज आल्सो देयर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, सबने बीपीएससी का फॉर्म भर तो लिया है ना? ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई फॉर्म वॉर्म भर दिए? ऑप्शन सब क्या क्या लिए? मयंक का तो मेरे को पता है, ज्योग्राफी। सौरभ का हिस्ट्री है। सना आपका क्या है? मैं तो नोट्स बनाता हूँ, मेरे को मजा नहीं है। आज भरना है, आज भरना है, ओके। 18 नवंबर, हाँ अभी टाइम है कुछ दिन और। वो फर्स्ट हाफ भर लिया है ना, वो फर्स्ट वाला पार्ट भर लो। फिर तुम्हारे 29 तक तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप जल्दी भर लो, ज्यादा टाइम मत लो, बहुत लेट हो चुका है ऐसे ही। आज हम लोग शुरू करते हैं। हमने कल देखा था कि कैसे वो जो 1885 से लेकर 1905 का जो फेज था, वो मॉडरेट्स का फेज था, मतलब प्रेयर एंड पिटिशन का फेज था। मतलब जो हमारे लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला व्हाइट बोर्ड का क्या हुआ। व्हाइट बोर्ड का थोड़ा इश्यू क्या, मतलब व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ाऊंगा, लिख लिख के थोड़ा। हाँ, पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो लिखने वाले पॉइंट्स रहेंगे ना वो व्हाइट बोर्ड से करा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट है, मतलब अभी लिखने का वैसा कुछ है नहीं, लेकिन स्टोरी पता होना चाहिए, बैकग्राउंड की क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1885 से 1905 का जो टाइम था वो मॉडरेट फेज है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे लीडर्स थे जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये 3 प्रोमिनेंट लीडर्स थे। तो इनका क्या था कहना कि अभी इंडिया इज नॉट रेडी कि वो अपने से सेल्फ रूल स्टैब्लिश कर ले। हाँ बट यस, हम लोगों के जो बेसिक राइट्स होते हैं एंड मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड एक लॉ के रेंज, मतलब जो लॉ डिफाइन किया है ब्रिटिशर लोग ही डिफाइन किया है वो लॉ, उस लॉ के अंदर रहते हुए ही हम लोग लाइक वी विल फॉलो द लॉज, एंड अंडर द लॉज वी विल कीप आर डिमांड्स, ठीक है। वैसे टाइप का उनका थिंकिंग था, ठीक है, उन लोगों का थिंकिंग था। तो सबसे पहले तो एक आता है कि कांग्रेस बना ही क्यों था आखिर। मतलब बहुत सारा थ्योरी चलता है, ठीक है। सबसे फेमस थ्योरी है जो कि यूपीएससी में आता है सीधे,
बीपीएससी में तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आता है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या होता है? तो क्या हो रहा था ना कि पूरे इंडिया में जो बहुत जगह ये हो रहे थे, बहुत जगह रिवोल्ट्स हो रहे थे छोटे मोटे, ठीक है। तो जो एओ ह्यूम था, उसने सजेस्ट किया, उसने डफरिन को, उस टाइम जब कांग्रेस 1885 में जब कांग्रेस बना था पहली बार, तो डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डफरिन को एओ ह्यूम बोलता है कि वी कैन लाइक सारे जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं छोटे छोटे मोटे, तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि दे कैन टेल अस आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हम लोग मतलब वो लोग जो एजेंट्स रहेंगे ना, दे विल एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश स्टेट, ठीक है। तो उनका मतलब जो थ्योरी था दैट वाज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है, कि मतलब एक काइंड ऑफ एक सेफ्टी लेयर वो लोग बनाना चाह रहे थे इंडियन कांग्रेस को, ठीक है। तो ये हो गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ऑफ एओ। लेकिन जो कांग्रेसी हुए, मतलब लाइक जो कांग्रेसी हुए, दे हैड अ डिफरेंट थ्योरी, ठीक है। उन लोगों का था, मतलब वो लोग को पता था कि अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ, तो अभी ठीक है, इन लोग के हेल्प से मतलब हम लोग ये दे देते हैं, मतलब एक कांग्रेस बन जाएगा। उसके बाद देन वी विल स्लोली वी विल रेज आवर डिमांड्स, ठीक है। और फिर मतलब, लेकिन वो लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो लोग लॉ तोड़ने वाले नहीं थे, वो लोग वायलेंस करने वाले नहीं थे, ठीक है। तो ये लोग थे शांति से ये करने वाले, मतलब शांति से अपनी मांगों को रखने वाले लोग, ठीक है। तो ये जो फेज था 1885 से 1905 तक, ये पूरा फेज ऐसे ही रहा, ठीक है। इसमें यही तीन लीडर्स का जो मैंने नाम लिया, सबसे पहले तो ये हमारे ये डब्ल्यू सी बैनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, और ये बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये लोग का वैसा फेज रहा। फिर 1905 के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, ठीक है। अंग्रेज क्या करते हैं, जो लॉर्ड कर्जन है वाइस रॉय 1905 में, ठीक है। डफरिन था 1885 में, ठीक है। अब अब आ गया है तुम्हारा लॉर्ड कर्जन। वो अजीब अजीब पॉलिसीज ला रहा है, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज मैंने लास्ट क्लास में भी कवर किए हैं, तीन चार पॉलिसी उसके। उसमें सबसे बड़ा एक पॉलिसी था, उसने बंगाल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। बंगाल को डिवाइड कर दिया ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब उन्होंने ईस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग वहीं से मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी था उनका, वहीं से शुरू कर दिया था। मतलब 1909 में तो उसको एकदम डिलीवर कर दिया डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी को अपना। लेकिन 1905 में जो डिवीजन था बंगाल का, दैट वाज वेरी लाइक बहुत ट्रेजिक रहा। क्यों हुआ वो? तो वो जो ढाका के जो जमींदार थे, ढाका के जमींदार थे, उनको बेसिकली वो लोग क्या किए, मतलब थोड़ा बढ़ा दिए, चढ़ा दिए कि आप लोग मतलब आप लोगों को कितना लाइक, देखो हिंदूज में क्या हुआ है कि हिंदूज में कुछ कुछ बहुत प्रोमिनेंट रूलर्स हुए हैं ना तुम्हारे 20th सेंचुरी में। मतलब जो 1900 से लेकर तुम्हारा 1900 तक, मतलब 1800 से लेकर 1900 वाला जो पीरियड था 100 साल का, उसमें बहुत सारे आप लीडर्स देखोगे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो मैंने बताया आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि 35 स्कूल्स खोले फॉर वुमेन, ठीक है, विच वॉज वेरी प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे लोग आए, बट नहीं मतलब बट अंग्रेज क्या किए, इसको निगेटिवली यूज किए। और कहीं ना कहीं देयर वाज अ फियर क्रिएटेड इन द मुस्लिम्स कि वी आर नॉट गेटिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग व्हिच वाज क्रिएटेड इन द पब्लिक डोमेन, ताकि ब्रिटिश लोग क्या, उनका क्या पता है पॉलिसी का नाम क्या था? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ से गाजर तो एक तरफ से डंडा चलाओ, ठीक है। तो दिस पॉलिसी, इस पे भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आता है, बीपीएससी में बस आपको नाम पता होना चाहिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होता क्या है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे 1909 में क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, मतलब जो पूरा जो जनता है, जनता इज फॉलोइंग लोकनायक, इज फॉलोइंग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है। सारे एक्सट्रीमिस्ट्स को जो हमारा यूथ है वो फॉलो कर रहा है उस वक्त। तो इंग्लिश समझ गए कि अभी का जो मेन थ्रेट है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट्स इन 1905 टू 1909 वाला फेज, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट्स को सप्रेस किए, और कांग्रेस को थोड़ा बहुत दाना दिए, और मुस्लिम लीग को तो बहुत ज्यादा ही कुछ दे दिए, मतलब उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या, ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है कि मान लो एक जगह है, जैसे कि बंगाल का केस देखते हैं 1909 में 67 सीट्स हैं, उसमें से अराउंड 30 कुछ सीट्स तो मतलब इलेक्टेड ही, नॉन इलेक्टेड रहेंगे। वो लोग सीधे अंग्रेज ही उसको नॉमिनेट करेंगे, जिसको करेंगे वही बनेगा,
ठीक है, जिस पे इलेक्शन होंगे, मान लो कि तुम्हारा 30 के आसपास ही सीट्स पे इलेक्शन होगा, उसमें से 8 सीट एकदम रिजर्व कर दिया फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, 8 सीट एकदम रिजर्व कर दिया फॉर मुस्लिम्स, और उसमें ये भी तय कर दिया कि ओनली मुस्लिम्स विल वोट इन दोज 8 सीट्स, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना लाइक रिजर्व सीट्स पर हिंदूज कांट वोट। सो दिस वाज अ वेरी बिग कम्युनल डिवाइड, ठीक है। सो इसके चलते इट वाज अ वेरी बैड, लाइक इट वाज अ वेरी डिवाइड एंड रूल का एकदम अल्टीमेट पॉलिसी था, ठीक है। और ये सही हुआ भी, लाइक मुस्लिम लीग वाज वेरी हैप्पी आफ्टर दिस, बट द कांग्रेस, इवन द मॉडरेट्स जो भी हैं वो लोग मतलब उतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन गलत चीज को तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर मॉडरेट्स डिडंट सपोर्ट दिस, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट को क्या किया, सबको जेल डाल दिया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल डाल दिया गया, पता है कहाँ उनको भेज दिया, उनको भेज दिया गया बर्मा में। 1908 में मंडले जेल एक है बर्मा में, वहां पर उनको भेज दिया जाता है फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। और फिर वो जैसे ही जेल से छूटते हैं तो फिर वो होम रूल लीग शुरू कर देते हैं विद द हेल्प विद एनी बेसेंट, ठीक है। तो वो एक स्टोरी है। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा पॉइंट वाइज सब चीज लिखवा भी देते हैं, मतलब ताकि आप लोग नोट्स भी बना लो जो बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो पहली बात तो लिख लो, व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो 1885 में जो आईएनसी फॉर्म होता है, तो तो वो जो उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है, वो किसका है, वो एओ ह्यूम का था, हो गया, एओ ह्यूम का था। और फिर जो कांग्रेस थे, उन्होंने तो बस यूज किया एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है वो किसका था, तो वो एओ ह्यूम का था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कल कर दिया था, 3 लीडर्स कौन थे, जो कांग्रेस सेशन मैंने कल ही कवर कर दिया है, कांग्रेस सेशन में आपको नहीं देखना है आज। अच्छा, उसके बाद 1892 में एक आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। अभी के लिए बस ये याद रखो आप, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। और 1905 में होता है सूरत स्प्लिट। 1905 में एक्ट नहीं होता है, 1905 में से शुरू हो जाता है, मतलब मॉडरेट्स और तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट्स, इन दोनों के बीच में ना ये शुरू डिफरेंसेस आना शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट्स बोल रहे हैं लोग सब कुछ शांति से करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं मतलब जब बंगाल डिवाइड हो चुका है, तो एक्सट्रीमिस्ट आर कि मतलब हम लोग बॉयकॉट करेंगे हर को सब कुछ, बॉयकॉट, स्वदेशी लाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट शुरू करेंगे, और स्वराज स्वराज हम लोग को चाहिए, ठीक है, हम लोग को सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें ये लोग पहले ही रख देते हैं, ठीक है, रनअप में ही रख देते हैं, 1905 में रख देते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं माना जाता है। बस बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स शुरू होता है और स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है साल 1906, ठीक है। तो ये 1905 वाला होता है, वो शायद कलकत्ता में होता है, मैं देख कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो 1905 जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये बनारस में होता है। 1906 होता है कलकत्ता में, ठीक है। तो ये बनारस में होता है आईएनसी का सेशन। और इसमें क्या होता है, मतलब वही पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर बहुत एक्सट्रीम चर्चा होता है, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, दोनों को एक दूसरे का पे मतलब अग्री नहीं करते हैं एक दूसरे की बातों पे, ठीक है। उसके बाद 1906 जब आता है कलकत्ता में बात पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, दादा भाई नारोजी बहुत ही बूढ़े लीडर है, ठीक है, वो मॉडरेट्स की रूलर है, मतलब मॉडरेट्स के लीडर है।
लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेड है सब में, इवन एक्सट्रीमिस्ट सारे उसको उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तो इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट क्योंकि बाकी किसी पे एक्सट्रीमिस्ट अग्री नहीं कर रहे थे, और मॉडरेट्स के और अगर एक्सट्रीमिस्ट का कोई लीडर रहता है जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो उस पे मॉडरेट्स अग्री नहीं करते, तो मिडिल ग्राउंड निकाला गया। ये हमारे दादा भाई नारोजी को हम लोगों को बना दिया गया प्रेसिडेंट। तो उसके बाद फिर इससे इसमें क्या हुआ, इसमें ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए स्वराज, मतलब ये लोग को एक मतलब गाजर पकड़ा दिया गया, मतलब कैरेट पकड़ा दिया गया ये लोग को भी, मतलब स्वराज, ये लोग को स्वराज वर्ड पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। हमने कल भी देखा था क्लास में कि 1906 में स्वराज वर्ड पहली बार यूज हुआ है आईएनसी के सेशन में, ठीक है, कि हम लोगों को स्वराज चाहिए, ठीक है। तो ये स्वराज का भी जो डेफिनेशन था वो अनक्लियर था, लेकिन जैसे कि तिलक बोलते हैं कि हमको स्वराज चाहिए, मतलब वैसा वाला स्वराज, मतलब एकदम सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, एकदम फॉरेन रूल एकदम नहीं रहे। और जो मॉडरेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस पर, मतलब अंग्रेज रहेंगे लेकिन बस हमको थोड़ा सा मतलब फ्रीडम चाहिए, मतलब अपना थोड़ा बहुत रूल्स बनाने का, ये सब कुछ कुछ मतलब थोड़ा बहुत चाहिए पावर्स, मतलब डोमिनियन स्टेटस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो अभी भी मीनिंग अलग अलग है स्वराज का, ठीक है। उसके बाद 1907 में फिर हो जाता है सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत स्प्लिट। तो तुम्हें पता है ये सूरत लोकेशन क्यों तय किया गया था? सूरत लोकेशन पता है मॉडरेट्स ने तय किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक रूल था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रूल था कि जिस जिस प्रोविंस में हो रहा है ना ये सेशन, उस प्रोविंस का कोई लीडर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट डिमांड कर रहे थे कि तिलक को बना दो, बाल गंगाधर तिलक को बना दो प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए सूरत में ये लोग कर दिए, तो अब बाय द रूल ही तिलक तो बन नहीं सकते, तिलक तो बन नहीं सकते। तो फिर कौन बना? तो रास बिहारी घोष बनते हैं, रास बिहारी घोष बनते हैं, ठीक है, रास बिहारी घोष बनते हैं। और फिर से दोनों में बात नहीं बना, और फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट, ठीक है, फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट इन सूरत, ठीक है। सॉरी, ओके। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा स्प्लिट क्यों हुआ, मैं थोड़ा सा बस इसे क्लोज करता हूँ और फिर से आता हूँ स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे। तो ऐसा क्यों, मतलब सूरत सूरत स्प्लिट ऐसा मतलब कैसे हो गया? मतलब मॉडरेट्स अगर थोड़े समझदार होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट थोड़े समझदार होते, तो दे कुड हैव डन वन थिंग, लाइक एक्सट्रीमिस्ट अपना अपने तरीके से कंटिन्यू करते रहते अपना जो भी रेबेल करना था, एंड दे कुड हैव यूज्ड मॉडरेट्स एज द लाइक एज द बॉडी जो उनको लीगली प्रोटेक्ट करता या फिर अपनी बातों को लीगली अंग्रेजों तक रखता। लेकिन देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, लाइक हम लोगों में फिर यही, मतलब हम लोगों की प्रॉब्लम रही है हमेशा से कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों में बना नहीं, दोनों अपने अपने ईगो में रह गए, एंड फिर देयर वाज अ स्प्लिट, ठीक है। और एक बहुत ही एक पॉलिसी था, देयर वाज अ वेरी गुड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन, ठीक है। ये अपनाया था कौन? तो हमारे जॉन मॉर्ली ने। जॉन मॉर्ली कौन है? तो जैसा आपको पता होगा कि जैसे कि एक सेक्रेटेरिएट है, एक सेक्रेटरी है, जैसे कि मान लो ब्रिटिश एम्पायर अभी के टाइम इमेजिन करो, उस टाइम का इमेजिन करो। उसमें क्या हो रहा है कि वाइसरॉय तो यहाँ का हेड है ना, लेकिन जो वाइसरॉय है ही इज रिपोर्टिंग टू अ पर्सन। Okay. Just 1 second. Yeah. तो अभी क्या हो रहा है कि ही इज रिपोर्टिंग टू अ पर्सन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पर्सन है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो वो कहाँ बैठ रहा है? वो बैठ रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो वाइसरॉय इंडिया का है वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है वो किसको रिपोर्ट करता था ब्रिटेन में? तो वो करता था क्राउन रूल को, जो क्वीन विक्टोरिया या फिर क्वीन एलिजाबेथ जो भी रहे उसको रिपोर्ट करता था, ठीक है। तो मतलब ये था उस टाइम का अल्गोरिथम गवर्नेंस का, ठीक है। तो अब क्या मतलब, तो फिर जो मॉर्ले था उसने एक यही पॉलिसी अपनाया, मतलब कैट एंड स्टिक का एक पॉलिसी अपनाया, और दूसरा पॉलिसी जो अपनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो था रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन और सप्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया? तो पहले तो वो रिप्रेस करेगा चीजों को, ठीक है।
पहले चीजों को रिप्रेस करेगा, ठीक है, माइल्डली रिप्रेस करेगा कि ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो, थोड़ा बहुत जेल डाल दिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत गाजर खिलाएगा, मतलब कंसील करेगा, ठीक है, ये दिमाग तुम्हारा पूरा कर देंगे 2 साल के बाद, या फिर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ऐसे करके मतलब कॉन्सील करेगा। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम जैसे ही कोई गलती हो जाए, मान लो कि कहीं पे कोई वायलेंस कर दिया या फिर कुछ कर दिया, तो फिर सप्रेस कर दो सीधे, ठीक है। तो ये पॉलिसी मतलब क्या बोलते, मतलब एक एक बहुत ही टैक्टिकल पॉलिसी था, और कहीं ना कहीं हम लोग फंस गए इसमें, लाइक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों फंस गए इसमें। एंड फिर आपको पता ही है फिर क्या होता है। फिर देयर वाज अ स्प्लिट इन 1907, और फिर 1909 में तो उसको और एक लेवल हाइयर कर दिया गया और मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया गया, टू जस्ट लाइक टू मेक कांग्रेस वीकर, क्योंकि अभी क्या था, कांग्रेस वाज मतलब सिंगल फोर्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब क्या होगा, कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट्स को और मॉडरेट्स को, और मुस्लिम लीग को भी तोड़ दिया। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में अब हमारा स्ट्रगल डिवाइड हो गया था। इवन मुस्लिम लीग तो नहीं कहूंगा कि वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स था उनमें, खाली उनको अलग, उनको कोई मतलब एक्चुअली ये जो मुस्लिम एलिट्स है ना, शिमला डेपुटेशन में गया था, ठीक है, शिमला डेपुटेशन गया था आगा खान एंड लॉर्ड मिंटो, मतलब आगा खान गए थे लॉर्ड मिंटो के पास 1906 में, ठीक है। वो गए थे ये लोग अक्टूबर के महीने में, और उसको कहते हैं हम लोग शिमला कॉन्वेंशन, ठीक है, शिमला कॉन्वेंशन, ठीक है। तो शिमला कॉन्वेंशन, उसमें क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि वी वांट यू गाइस टू स्टे, मतलब ठीक है, वो एकदम ऐसे कि ये लिखा हुआ है कि कि हम लोग जो ब्रिटिश हुकूमत के जो कर रहे हैं, हम लोगों के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू किया जाए, ओके। सो आवर कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश एम्पायर शुड बी वैल्यूड, ऐसा वो मांग कर रहे आगा खान टू टू लॉर्ड मिंटो। और फिर 3 महीने के बाद दिसंबर में मुस्लिम लीग बन जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या रहा होगा बैक स्टोरी, ठीक है। उसके बाद 1909 में मुस्लिम लीग को इतने सारे पावर्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है। फिर इवन मतलब क्या बोले, मतलब इवन पता है उस वक्त पता है कैसे आपको वोट करने का जो पावर था, वो बहुत ही कम लोगों को था, बहुत ही कम लोगों को, ठीक है। और एक कैप था कि आपका अगर इनकम इतना है, और बहुत ज्यादा कैप था, ठीक है। अभी तो जैसे अभी तो कोई इनकम, कोई भी कैप नहीं है किसी पे, सब कोई वोट कर सकता है, बस आपको 18 साल के ऊपर होना चाहिए, राइट। उस वक्त बहुत सारे कैप्स थे, ठीक है, आपका इनकम इतना से इतना होना चाहिए, आपका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे कैप्स थे। तो जो हिंदू वाले कैप्स रखे थे उसको बहुत ऊपर रखा, और मुस्लिम वाले थोड़ा कम कर दिया गया, जस्ट टू अपीज मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मतलब ऐसा चल रहा है, मतलब कितने स्मार्टली ये जो हमारे मोर्ले 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 साहब हैं, सेक्रेटरी जो हैं, वो बहुत स्मार्टली डिवाइड कर रहे हैं, और हम लोग ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें हो रही 1909 तक, ठीक है। 1909 में फाइनली वो आ जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाता है, और कहीं ना कहीं जो जो भी मांगे थी मॉडरेट्स की थोड़ी बहुत पूरी खुद होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ाए जाते हैं पहले से, ठीक है। सो इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ाए जा रहे हैं पहले से, तो मॉडरेट्स की मांग थोड़ी बहुत मानी जा रही है, और एक्सट्रीमिस्ट को तो पूरा ही दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए, और थोड़ा बहुत स्टोरी भी जान लिए, तो अब चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एकदम टॉपिक पे। ऐसे ये सब भी टॉपिक पे ही है, और लेकिन अब एकदम पॉइंट वाइज में थोड़ा सा लूसन टाइप कर लेते हैं। हाँ, तो अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था इंडिया में, तो स्वदेशी मूवमेंट वही जब बंगाल पार्टीशन होता है 1905 का, 1905 में शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछ सकता है। और तिलक को 6 साल का जेल हुआ था, मंडले जेल हुआ था, ठीक है, 6 साल का जेल हुआ है, ठीक है। शायद मैंने 8 बोल दिया था ना शायद, लेकिन वो 6 साल का जेल हुआ है मंडले जेल में, ठीक है। 1908 से लेकर 1914 तक, ठीक है। और फिर 1916 में शुरू कर देते हैं होम रूल लीग विथ एनी बेसेंट, ठीक है। और ये सब बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद होम रूल मूवमेंट के बारे में आएगा क्वेश्चन। तो कौन है फाउंडर्स, तो तिलक और एनी बेसेंट ही फाउंडर है। कहाँ पे हुआ था, पुणे में हुआ था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड इन पुणे,
और एनी बेसेंट का कंट्री पूछता है कि वो किस कंट्री से थी, ठीक है, तो वो आयरिश थी, वो आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट वाज आयरिश। ओके, उसके बाद 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग जो चेंज अपना नाम करके स्वराज सभा कर लिया, ठीक है, तो वही होम रूल लीग का नाम चेंज होकर स्वराज सभा हो जाता है 1920 में, ठीक है। तो ये 1920 की बात है। 1916 में एक बहुत बड़ी चीज होती है, 1916 में एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है लखनऊ लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स थे ना, वो जनरेट हो गए थे मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की, ठीक है। ब्रिटेन और टर्की में वॉर छिड़ गया था, और आपको पता ही होगा टर्की में कैलिफ सिस्टम था, या फिर कैलिफ, खलीफा बोल लो, खलीफा बोल लो, जो बोलना है बोल लो, प्रोनाउंसिएशन जैसे मन वैसे कर लो। लेकिन तो खलीफा सिस्टम था। तो बेसिकली वो लोग का क्या मान्यता था कि लाइक ही इज द हेड लाइक ऑफ इस्लाम, लाइक वहां पे जो खलीफा होता है, ऐसा कुछ है ना सीन, सना कैन टेल बेटर। तो ऐसा कुछ सीन था, लेकिन अब ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन ने बहुत बुरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर को सप्रेस किया, ठीक है। बहुत लाइक ऑटोमन एम्पायर लगभग खत्म ही हो गया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो लगभग खत्म ही हो गया था, ठीक है। तो वो जो टाइम था ना, तो गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट अगेन, ठीक, गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट। ही सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, तो गांधी जी का भी इसमें रोल रहा। और इवन मुस्लिम्स ऐसे ही एंटी ब्रिटेन हो गए थे, एंटी ब्रिटिश हो गए थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑलरेडी। तो फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना, जस्ट इमेजिन, मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड अ वेरी पिवोटल रोल। मतलब ये मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छा एक स्पीच देते हैं, एंड ऑफ फॉर यूनिटी ऑफ ऑल द पार्टीज, लाइक एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, मुस्लिम लीग, ठीक है। ये तीनों कंबाइन होते हैं, एक प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, और लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 में, ठीक है, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं, वो लोग अग्री कर जाते हैं कि हम लोग इंडियंस का नंबर बढ़ा देंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल हैव मोर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बिकॉज ऑफ लखनऊ पैक्ट, ठीक है। यूनिटी दिखा तो फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद 1917 में आता है हमारा अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन तो मतलब वही वही सब बातों को डिक्लेयर किया जाता है कि हम आप लोग को ये चीजें देंगे, और धीरे धीरे जो पावर है वो इंडियंस के हाथ में सौंपा जाएगा। लेकिन ये सब मीठी मीठी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है उधर, और इन लोग को चाहिए सपोर्ट, इन लोग को चाहिए बहुत सारे मतलब क्राउड चाहिए। तो गांधी जी ने खुद बोला लोगों को, आप लोग जाओ और वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन का सपोर्ट करो, उसके बाद ब्रिटेन हम लोग को आजादी देगा, ठीक है। मतलब या फिर सेल्फ गवर्नमेंट देगा, ठीक है। उस वक्त फ्रीडम उतना चर्चित वर्ड नहीं था, सेल्फ गवर्नमेंट वाज द स्वराज, और सेल्फ गवर्नमेंट वो ज्यादा चर्चित वर्ड था, ठीक है। तो 1917 में ये सब चुपड़ी बात, मीठी चुपड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, ब्रिटेन जो होते हैं वो अपने बात से मुकर जाते हैं, ठीक है। और 1919 में आता है हमारा चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उस रिफॉर्म्स में भी उतनी कुछ बातें उतनी खास होती नहीं है, वो हम लोग फिर से ऐसे पॉलिटिक्स में कर चुके हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, रिवाइज करेंगे तो फिर से एक बार देख ही लेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या था। तो उसमें बेसिकली डायआर्की ये सब का शुरुआत था, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में वो सब बातें थी, ठीक है। तो और फिर चीजें क्या हो रही हैं, और चीजें क्या हो रही हैं, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आ रहा है, ठीक है। रॉलेट एक्ट वो क्या था, वो यही था कि मतलब बेसिकली इट वाज काला कानून टाइप का, आप समझ सकते हो, कि किसी को भी बिना ट्रायल के ऑन 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 सडिशन जेल में डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि हमको शक है कि ये आदमी कल को सडिशन कर सकता है, मतलब एंटी ब्रिटिश बातें करके लाइक अखबार छाप रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उसको बिना किसी वारंट के ही कैन बी डिटेन्ड, ठीक है। नहीं, काला कानून ही था, एकदम ही साफ काला काला कानून था। तो इसके अगेंस्ट में देयर वाज लाइक क्या था कि लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे टू प्रोटेस्ट एंड ये सब करने के लिए। और उसमें क्या होता है, उसमें मास किलिंग होती है, आपको पता ही है। तो डेट याद रखिएगा जालियांवाला बाग का, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अप्रैल 13 1919, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, और कौन किया था, तो ये था जनरल डायर, ठीक है, एडवर्ड हैरी डायर,
एडवर्ड हैरी डायर था जिसने कि मतलब शूटिंग करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। और इसको मारा कौन था, फिर डायर को मारा कौन था? तो 1940 में सरदार उधम सिंह है, सरदार उधम सिंह 1940 में लंदन में जाके जनरल डायर को मारे थे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग से ये सब चीजें याद रख लेनी चाहिए, ठीक है। जनरल डायर, उधम सिंह, और जो टाइम है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो फिर ये खिलाफत मूवमेंट फिर हो जाता है। खिलाफत मूवमेंट अगेन वो ये कैलिफ के लिए ही है, कैलिफ के लिए मतलब द कैलिफ और द सुल्तान ऑफ टर्की वाज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम्स एज देयर रिलीजियस हेड, ठीक है। तो during the First World War, when the safety and welfare of Turkey was threatened by the British, therefore weakening the Caliph's position. So obviously, again, Gandhiji was smart, right? तो Gandhiji tried like use this opportunity to unify the crowd, ठीक है। आप उस वक्त समझ सकते हो उस वक्त का एजुकेशन का लेवल क्या था। लाइक इवन 6 to 7% was educated at 19 मतलब 1910, और जब देश आजाद हुआ तो मात्र 10% लोग आजाद हैं। तो उस वक्त लोग क्या ही यूनिटी क्या ही समझेंगे, आप समझ सकते हो ना। तो उनको ऐसे रीजन ही यूनिफाई कर सकते हैं। मतलब इफ यू विल से देम कि मतलब स्टेट हैज नो रिलीजन एंड फलाना ढिचकाना बातें करोगे तो उनको समझ में आती, उस वक्त नहीं आती। सो गांधी जी वो स्मार्ट, गांधी जी वो स्मार्ट, मतलब उन्होंने सीज किया अपॉर्चुनिटीज जो यूनिफाई कर सकती थी लोगों को, ठीक है। हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो मौके को सीज किए। तो गांधी जी वो एक्चुअली वेरी स्मार्ट, मतलब उनको क्रेडिट ऑब्वियसली जाना चाहिए जो जितना भी उन्होंने किया। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म करते हैं, मतलब एकदम हमारे ये जो भगत सिंह टाइप करते हैं, 22 साल के उनमें ही भगत सिंह को फांसी हो गई, ठीक है। तो जो भी एक्सट्रीमिज्म कर रहे थे, जो भी, तो सब लाइक जो सबसे बड़ी बात है ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अ लीगल गवर्नमेंट। और इसके पहले जो भी जो मोनार्क्स आए, उन्होंने बाय फोर्स आए थे, वो बाय फोर्स आके कब्जा किया था एक थ्रोन को, ठीक है। और जो अंग्रेज थे, दे मेड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। एंड अभी पता है हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 80% ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब वो जो छोड़ कर गए हैं ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग अभी भी। इवन जो ये सब पोस्ट होता है डिप्टी कलेक्टर का, या फिर जो होम डिपार्टमेंट विद फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ है एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडियन कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं वी हैव फॉलोड द पाथ शोन बाय द ब्रिटिश कम्युनिटीज। तो मतलब आप सोच सकते हो अगर मतलब कैसा हम लोग करा है। और इसलिए हम लोग उनको थ्रू आउट एज बाई पावर नहीं कर सकते थे, बाई पावर इन द सेंस गन और ये सब में नहीं कर सकते। वी वर टू स्मॉल, वी वर टू स्मॉल टू थ्रो देम आउट ऑफ द पावर बाय वेपन्स एंड ये सब चीज, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी का जो रास्ता था सत्याग्रह वाला, दैट वाज द अल्टीमेट वे अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई आल्सो थिंक अगर आप मतलब 4-5 किताब पढ़ लोगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि गांधी जी रोल वाज वेरी मच लाइक सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल किसी का ही रहा था, ठीक है। नेहरू जी वाज अगेन थर्स्टी फॉर पावर, एंड सेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग को बस पावर चाहिए था। बट लाइक गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि जब देश आजाद हो गया आप लोग इलेक्शन मत लड़ो, आप लोग फाइट मत करो इलेक्शंस को, ठीक है। लेकिन नेहरू जी को तो बनना था पीएम। इवन फॉर द पीएम इफ मतलब ऐसा लोग कहते हैं, इवन टीचर्स लाइक if you see YouTube, तो there will be there are famous teacher like Vikas Devaprati in UPSC। तो लाइक क्लियर ओपिनियन है कि अगर मतलब लाइक वल्लभ भाई रहते तो लाइक जो इश्यूज है कश्मीर, लाइक वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग कश्मीर विद इंडिया। You can imagine. In 1947, he said, Pandit Nehru, that this can create an issue. So let it be. Like let them have Kashmir. Like let Pakistan have Kashmir. मतलब वहां पर मेजोरिटी मुस्लिम से आप रहने दो क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम रहेगा। बट नहीं, बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो काश्मीरी पंडित, सो यू कैन इमेजिन देयर वाज सम पर्सनल connection to Kashmir maybe. So he didn't want to give Kashmir to Pakistan, okay, at that time. And even the Raja like he was threatened by Pakistan by power. Okay, so Pakistan tried
अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या हुआ था? 1947 में देश तो दोनों आजाद हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान, और कश्मीर को इशू के को लेकर लगभग वॉर भी हो गया था, ठीक है। बट वॉर हुआ नहीं, पता है क्यों? क्योंकि जो दोनों जो आर्मीज के जो हेड है ना, वो लोग ब्रिटिशर्स ही थे, एंड देयर वाज अ ट्रीटी साइन फॉर 4 years कि जो दोनों हेड्स है ना, दोनों साइड, दोनों कंट्रीज के जो आर्मी हेड्स है, वो लोग मतलब ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। तो इसलिए ना वॉर नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान में शुरू के दिनों में। नहीं तो हम लोग तो शुरू में ही बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, शुरू में ही सब आपस में एकदम हो जाता, और फिर पता नहीं मतलब कश्मीर क्या, मतलब हर कुछ के नहीं, पाकिस्तान मतलब वो लोग पता नहीं मतलब, इवन हम लोग, इवन वी वर आल्सो नॉट वेरी मैच्योर एज अ कंट्री एट दैट टाइम, ओके। हमारा भी सिस्टम कुछ अपना था नहीं, ब्रिटिश का सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था नहीं, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है। तो यू कैन इमेजिन कि 1947 से 50 तक हम लोग ने जो फॉलो किया, वो सब फॉलो किया है अंग्रेजों के रूल्स को ही फॉलो किया है, ठीक है, अपने से कुछ रूल्स नहीं लगाए, ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको ही फॉलो किया है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं मतलब अबाउट हाउ आवर इंडिया गॉट फ्रीडम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा गांधीयन एरा का, ठीक है। तो जब 1917 में तो हमें पता ही है कि लखनऊ ये जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है, तो उसके टाइम के थोड़े से पहले गांधी जी आ गए थे इंडिया में, ठीक है, गांधी जी इंडिया आ गए थे, ठीक है। तो वो 1915 में ही इंडिया आ गए थे, ठीक है, बॉम्बे अराइव किए थे गांधी जी, बड़े धूमधाम से किए थे, ठीक है। तो जो आते हैं, वो जिस दिन वो आते हैं, वो हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस, मतलब वो एनआरआई डे मनाते हैं ना, शायद 9 जनवरी को लोग मनाते हैं ना। तो गांधी जी उस दिन ही इंडिया आए थे, ठीक है। तो तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया? तो आते ही वो सत्याग्रह आश्रम बना रहे हैं अहमदाबाद में। तो पहला आश्रम जो वो इंडिया में आकर बना रहे हैं, वो है सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। अगर वैसे पूछेगा कि गांधी जी के ने पहला आश्रम जो बनाया हो, ठीक है, तो वो है हमारा एक तो है फिनिक्स फिनिक्स फार्म, ठीक है, फिनिक्स आश्रम भी लोग बोल देते हैं, फिनिक्स फार्म इन डर्बन, ठीक है। तो ये 1904 में बनाया है, ठीक है, पहला आश्रम अगर पूछ दिया तो। फिर 1901 में, तो 1910 में गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म बनाया। ये भी कहाँ बनाएंगे, साउथ अफ्रीका में, क्यों साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 1893 से 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में, 22 साल गांधी जी रहे हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी 1915 के पहले, वो कहाँ पे होंगी, साउथ अफ्रीका में होंगी। तो थोड़ा बहुत हम लोग साउथ अफ्रीका का भी उनका जर्नी देख लेते हैं कि गांधी जी ने कैसे कैसे साउथ अफ्रीका में वो क्या क्या किए हैं। तो डिपार्चर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन वेरियस फॉर्म्स। फेमस इंसिडेंट्स जो है, वो गांधी जी को एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में घुस के बैठे हुए थे, और वो लोग के बोलने पे भी नहीं हटना चाह रहे थे, ठीक है, तो उनको फेंक दिया गया था बाहर, ठीक है। तो ये 1893 में ही हो गया था। तो उन्होंने तय कर लिया कि मतलब यहाँ पे हमको कुछ तो करके ही जाना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं जाना है। तो फिर 1894 में फाउंडेशन ऑफ नेटल इंडियन कांग्रेस होता है, ठीक है। तो नेटल इंडियन कांग्रेस होता है 1894 में, ठीक है। उसके बाद फिनिक्स फार्म 1904, टॉल्स्टॉय फार्म 1910, ठीक है, 1910, ठीक है। फिर फाइनली 1914 में जब वो जाना चाह रहे हैं, जब वो साउथ अफ्रीका छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ही गॉट द टाइटल ऑफ केसरी हिंद फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोअर्स वॉर, ठीक है। तो बोअर्स वॉर में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का इतना साथ निभाने के चलते वहां पे जो अपार्थाइड था, उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवाज उठाने के लिए, उनको टाइटल दिया गया केसरी हिंद का, ठीक है, केसरी हिंद, ठीक है। उसके बाद 1915 में जब आते हैं गांधी जी, बहुत धूमधाम से उनका बॉम्बे एयरपोर्ट पे स्वागत होता है। और फिर हो अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में वो सत्याग्रह आश्रम खोलते हैं, पहला आश्रम जो इंडिया में खोल रहे हैं। और वो मतलब वो कहाँ पे रहना शुरू करते हैं, तो रहना शुरू करते हैं वो साबरमती आश्रम में, ठीक है। तो साबरमती आश्रम में वो रहना शुरू करते हैं 1917 से, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद लखनऊ सेशन में उन्हें
ठीक है। लखनऊ सेशन उन्होंने अटेंड किया लखनऊ सेशन में, और आते ही देखो एकदम पूरा यूनिफाई हो गया एकदम सब कुछ। तो गांधी जी का टच टच था, वो मिजाज मिजाज टच भी था कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब यूनिटी को कहीं, यूनिटी के कहीं ना कहीं मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कोई था तो वो गांधी जी ही थे। बाकी सब तो अपने पावर्स के लिए लड़ रहे थे, चाहे नेहरू हो चाहे जिन्ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर राजकुमार शुक्ल, जो फेमस राजकुमार शुक्ल हैं ऑफ बिहार, उन्होंने बुलाया कि गांधी जी थोड़ा चंपारण आके देखिए, चंपारण में बहुत इशू है, इंडिगो फार्मिंग को लेकर बहुत बड़ा इशू हो रहा है। तो इंडिगो फार्मिंग जो चंपारण वाला है ना किस्सा, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा इसमें, बिहार स्पेशल का जो क्लास लूंगा 15 दिसंबर के बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से करेंगे उसमें। तो पूरा स्टोरी जानेंगे कैसे कैसे गांधी जी आते हैं, किसके घर पे रुकते हैं, और क्या 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 खाते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब अच्छे से करेंगे कि मतलब कैसे वो मोतिहारी पहले आते हैं, और फिर कैसे राजेंद्र प्रसाद लोग से मिलते हैं, और फिर वहां पे भी स्कूल्स खोल देते हैं, 6 महीने के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो मतलब और जो चंपारण के बाद क्या होता है कि जो रूल्स चेंज हो जाता है, मतलब इतना इनको मास सपोर्ट मिलता है, इतने लोग इनकी बात सुनते हैं कि लाइक अंग्रेज और ये कुछ छोड़ भी नहीं रहे, मतलब ये कुछ वैसा एक्सट्रीमिज्म नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी का कत्ल नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट करे भी तो करे क्या, मतलब ये तो चुपचाप बस बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, तो करे भी तो करे क्या, और इतना सपोर्ट, और पहली बार अंग्रेज कुछ देखा था ऐसा कुछ, गांधी जी को 1917 में पहली बार देख रहा है, तो पहली बार ऐसा देखा, तो ऑब्वियसली दे वर कंफ्यूज कि अब करें तो करें क्या। सो इस सिचुएशन में इट वाज सक्सेसफुल, ठीक है, चंपारण आंदोलन वाज अ हिट। और इसके बाद तरह तरह से मतलब पूरी इंडिया के चारों और सब लोग उनको बुलाने लगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इसको कहा जा सकता है कि इंडिया का ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, चंपारण का आंदोलन, ठीक है। फिर 1918 में खेड़ा 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 आंदोलन हो जाता है। तो खेड़ा में पता है, खेड़ा में जो मिल वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वो लोग हंगर स्ट्राइक पे थे, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, तो खेड़ा सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो था चंपारण आंदोलन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला एग्जाम्पल मूवमेंट है, वो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन का। क्यों? क्योंकि जो लॉज वो सेट कर रहा है अंग्रेज, जो सेट कर रहा है, और जो फार्मर्स को मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स उनको जो करने के लिए बोल रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग हंगर स्ट्राइक बैठ गए अपना काम छोड़ के, तो कहीं ना कहीं कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट हो रहा है, जालियांवाला बाग मैसेकर हो रहा है, ठीक है। और खिलाफत वो हो रहा है, खिलाफत मूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज करके गांधी जी को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बन गए गांधी जी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी लीड्स द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट और गांधी कॉल्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सब को देखते हुए, तो जो लीड कॉजेस थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में होता है, राइट। तो देखो मैंने बोला क्या कि पहला नॉन कॉपरेशन का एग्जाम्पल है ये सब, जो खेड़ा मूवमेंट है वो एग्जाम्पल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल है वो तुम्हारा चंपारण। लेकिन अगर पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, तो ये सब ना ये सब फेमस मूवमेंट्स है जो दो साल के चल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा 1920 में चल रहा है सिविल ये तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1930 में चल रहा है, 1930 से लेकर 1934 तक चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब मूवमेंट एकदम आपको बाई हार्ट होना चाहिए विथ ईयर, ठीक है। सीधे बीपीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है आपको, या फिर बोल देगा आपको सीरियली अरेंज कर दिए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि रॉलेट एक्ट आ रहा है, खिलाफत मूवमेंट हो रहा है, और जालियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सब रीजंस क्लब करके गांधी जी शुरू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि अब क्या करेंगे हम लोग, कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, कॉपरेट नहीं करेंगे, वो लोग जो जो बोलेंगे, ऐसे कि मान लो अगर कोई लॉयर है तो कोर्ट्स में नहीं जाएगा, या फिर कोई वैसा वर्कर है जिसपे कि मतलब कम सैलरी मिल रहा है, या फिर कोई पुलिस में है तो पुलिस चौकी चौकी में नहीं जाएगा, ठीक है।
तो पूरे इंडिया में वाइड सपोर्ट मिलता है। और फिर आता है 1924 में द फेमस बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम सेशन होता है 1924 में। और इसमें क्या हो रहा है कि आईएनसी फॉर द फर्स्ट, इसमें गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बेलगाम सेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चौरी चौरा हो जाता है। चौरी चौरा इज अ प्लेस इन गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा इज अ प्लेस इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। वहां पर क्या होता है कि एक चौकी रहता है पुलिस का, उसको जला देते भीड़ भीड़ भड़के वाले लोग। और गांधी जी थे एकदम नॉन वायलेंट आदमी, उनको पसंद नहीं आया। तो वो बोले कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमको करना ही नहीं है, अब हमको मतलब करना ही नहीं है, अब हमको ये सब मूवमेंट में रहना ही नहीं है। ठीक है, और वो पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए, वो चले गए आश्रम, और आश्रम में आराम से जाके मतलब चरखा चला रहे हैं और खादी बना रहे हैं। ठीक है, तो 1922 से एकदम गांधी जी फिर पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद 1920 तो एकदम अभी भी एकदम पूरा नहीं छोड़े, थोड़ा सा छोड़े। उसके बाद 1924 में उसको उनको मनाने के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का, कि आप प्रेसिडेंट हो भाई, आप ही बताओ क्या करना है आगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी बोले कि अब आप लोग देखो भाई। और फिर 25 से लेकर 27 तक वो रिटायर ही रहे, मतलब कुछ उतना एक्टिव नहीं, चुपचाप आश्रम में है। जहां जा रहे हैं वहां पे स्कूल वगैरह खोल रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई का काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे हैं। फिर हो जाता है सॉल्ट, मतलब अब अंग्रेज क्या कर देते हैं कि नमक नमक आप बना भी नहीं सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज करना चाहते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये बात गांधी जी को सही नहीं लगता है, और गांधी जी खुद चले जाते हैं कहाँ, तो साबरमती, ये साबरमती से दांडी जाते हैं। ठीक है, और ये होता है 12 मार्च से लेकर तुम्हारा 6 अप्रैल को पहुंचते हैं ना, 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। और जाकर नमक खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, जिसमें कि गांधी जी अटेंड करते हैं। अच्छा, तीन ये होते हैं ना, तीन राउंड आरटीसी होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन होता है। एक होता है 1930 में पहला, दूसरा होता है 31 में, और तीसरा होता है 32 में। तो गांधी जी बस 31 में गए हैं। ठीक है, अंबेडकर जी 31, 32 और 30 तीनों में गए हैं अंबेडकर जी, क्योंकि वो तो भाई एकदम मतलब वो लॉ वाले आदमी। ठीक है, उनको सब में जाना है। और जो मुस्लिम लीग है वो बस 31 और 30 में गया, वो लोग 32 में नहीं गया, लास्ट वाले में नहीं गया, क्योंकि वो लोग का मांग 32 में ही पूरा हो गया था। 31 में, सॉरी, सेकंड मतलब सेकंड आरटीसी में ही पूरा हो गया, तो तीसरे में नहीं गया। ठीक है, जो 1932 में जो हुआ। ठीक है, तो ये बातें हो गई अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता क्या था, तो एक एक समझ जाओ, एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि लंदन में होता था, ये लंदन में होता था। और यहाँ पे सब तरह के लोग बैठते हैं। ठीक है, मतलब अंग्रेज अंग्रेज के जो वहाँ के जो पार्लियामेंट के लोग हैं, फिर यहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग सब बैठ के ना कोई मेथड डिवाइस करते थे। ठीक है, कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये क्यों हो रहा था, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम था वो 30, 31, 32 क्यों था, क्योंकि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने वाला था। तो उसमें क्या क्या लॉज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसको डिवाइस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 का। ठीक है, और जिसके बाद ये जो बंद हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हुआ। इरविन बोला कि ठीक है, आपकी मांगे की पूरी पूरी की नहीं जाती हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं फिर से आकर गांधी जी फिर से शुरू कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो वो एक एक बात हो गया। उसके बाद गांधी जी ऑल्सो लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो 1940 के टाइम पे एक इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट भी गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपको पता ही है। तो उसमें जो डू और डाई, जो उन्होंने स्लोगन दिया था गांधी जी ने, डू और डाई, तो इसका बहुत ही गलत मतलब निकाला गया, और लोग सब जगह मानने भी लगे, सब जगह मतलब लाइक देवर लाइक लिटरली, वो लोग लिटरली नहीं समझ रहे कि डू और डाई, लेकिन उनका मतलब था कि अभी का ही जो मौका है उसको मतलब पॉलिटिकली कुछ हम लोग को करना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब जाकर अपनी जान ही दे दो, मतलब या तो देश आजाद करो नहीं तो जान दे दो। लेकिन लोग वैसा ही मतलब समझे। और एक बहुत ही फेमस एक बिल्डिंग है पटना में, मार्टियर्स, उसको शायद मार्टियर्स बिल्डिंग बोलते हैं, मार्टियर्स बिल्डिंग बोलते हैं, शहीद हिंदी में शहीद स्मारक बोलते हैं। और उसमें पता है क्या था, सेवन स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पे शहीद हो जाते हैं, मतलब ब्रिटिश जो
बिहार का जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, मतलब प्रोविंशियल जो विधानसभा है उसके आगे वो लोग भारत का झंडा फहराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको नहीं फहराने दिया जाता है। तब भी 7 स्टूडेंट्स वो लोग, मतलब जैसे कि मान लो कि एक झंडा फहरा रहा है तो उसको शूट किया गया, दूसरा के उसको मतलब झंडे को पकड़ रहा है, ऐसा करके मतलब ये थोड़ा स्टोरी थोड़ा सा मे भी ये लोग बनाए होंगे जो भी हो, लेकिन ऐसा ही टाइप का स्टोरी है। तो बेसिकली वो जो 7 स्टूडेंट जब तक मर नहीं गए तब तक दे मेड श्योर कि झंडा फहरता रहा। ठीक है, तो ऐसा करके एकदम पैट्रियोटिक स्टोरी है। 1942 का मार्टियस जो बिल्डिंग है पटना का, उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें कितने 7 स्टूडेंट्स मरे थे। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स थे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स थे। ठीक है, कॉलेज या स्कूल के भी थे, कुछ कुछ तो स्कूल के भी थे, एक दो। ठीक है, तो वो इवेंट है। तो जो डू और डाई इवेंट था ना, वो एक्चुअली में ना लीडरलेस मूवमेंट था। जितने भी लीडर्स थे ना कांग्रेस के, सब जेल में थे, सब जेल में। ठीक है, गांधी जी भी जेल में। और कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था ना, प्रभावती और गांधी, कस्तूरबा गांधी वाला। तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही सब कोई जेल में है, सबको तो जेल में। तो फिर कस्तूरबा गांधी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो वो प्रभावती को बुलाए थे फ्रॉम इलाहाबाद जेल टू यरवाड़ा जेल इन पुणे। लेकिन हो नहीं पाया, और मतलब बच नहीं पाई कस्तूरबा गांधी, और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके बाद 1942 से लेकर 44 तक गांधी जी को रखा गया आगा खान पैलेस में। ठीक है, जो कि पुणे में है, के पास है। ठीक है, आगा खान पैलेस के पास उसको उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ठीक है, और इसी बीच कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है ड्यू टू इलनेस, तबियत खराब होने की है। और ये गांधी जी का आखिरी प्रिजन प्रिजन टर्म था, मतलब जेल में इनका आखिरी। ऐसे तो बहुत बार जेल में रह चुके हैं गांधी जी, लेकिन ये आखिरी बार जेल में कहाँ रहे हैं, तो यहीं रहे हैं। ठीक है, आगा खान पैलेस, और फिर कुछ टाइम के लिए यरवाड़ा जेल में रहे हैं। ठीक है, यरवाड़ा जेल। ठीक है, तो ये टर्म हो गया तुम्हारा 1942 से लेकर 44 वाला टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर 1945 में क्या हो रहा है, कि धीरे धीरे अब गांधी जी का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है कांग्रेस पे। और जो देश में, मतलब पूरे भारतवर्ष में उस वक्त बहुत ज्यादा कम्युनल डिवाइड हो चुका है। ठीक है, मतलब कांग्रेस को चाहिए इंडिया, और उनको चाहिए ये, मतलब बट स्टिल कांग्रेस में देवर लीडर्स लाइक, मतलब देवर लाइक काइंड ऑफ सेक्युलर लीडर्स थे काफी ज्यादा, मतलब कांग्रेस में लाइक मौलाना आजाद थे, और भी बहुत सारे रूलर्स थे, और हु वर देयर इन कांग्रेस, वो मुस्लिम लीग में नहीं थे, दे वर पार्ट ऑफ कांग्रेस। और नेहरू जी भी थे, तो लाइक दे हैड अ थोड़ा सेक्युलर एंड थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का फिलोसफी था उनका। ठीक है, सोशलिस्ट था और सेक्युलर था उनका हेड दिमाग। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, गांधी जी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। और 1946 में नुआखली एक जगह है, नुआखली एक जगह है जहाँ पे आपको पता हो कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। मतलब नुआखली इज मतलब was also is a मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन बांग्लादेश। ठीक है, तो वहां पर मास किलिंग शुरू हो गए। ठीक है, लाइक मास किलिंग्स, मास प्रोसिक्यूशन शुरू हो गए। तो गांधी जी कुड नॉट सी दिस, और उनके रहते हुए ये सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो खुद चले गए नुआखली। और जब वो नुआखली जब जाते हैं तो फिर जाकर मतलब थोड़ा पीस रिस्टोर होता है। तो जब जो नुआखली में हुआ उसका उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कैलकाटा में हो रहा है अब, क्योंकि कैलकाटा हिंदू मेजोरिटी एरिया है। तो राइट्स में तो यही होता है ना, एक तरफ होता है तो फिर जो दूसरे वाले जो माइनॉरिटीज ही प्रॉब्लम में होते हैं हर जगह। ठीक है, तो फिर कलकत्ता में जब हुआ ये सब, तो फिर गांधी जी फिर कलकत्ता भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कलकत्ता में लोग उनकी बात सुनते हैं, नुआखली में थोड़ी बात थोड़ा कम सुनते हैं, बट स्टिल सुनते हैं कुछ लोग जो समझदार होते हैं, बट स्टिल। तो ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली जब देश आजाद हो रहा था तब गांधी जी का कोई भी रोल नहीं है। गांधी जी ने ना कोई स्पीच दे रहे हैं उस वक्त भी, जवाहरलाल नेहरू ही स्पीच दे रहे हैं कि एट द मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग इंडिया विल अवे, इंडिया विल ये सब क्या क्या, इंडिया विल वेक अप एंड क्या क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी वाज वेरी सैड क्योंकि इंडिया वाज गेटिंग डिवाइडेड। ठीक है, मतलब गांधी जी ट्राइड हिज बेस्ट कि मतलब देश डिवाइड ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्ना और नेहरू, मतलब इनको मनाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दोनों एकदम एक दूसरे के एकदम एंटी, मतलब एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करते, तो कैसे एक कैबिनेट में कैसे एक दूसरे दोनों रहते। और कहीं ना कहीं ये बातें भी सही हैं कि अगर मान लो कि जिन्ना को पाकिस्तान नहीं मिलता, तो उसका जो सपना था प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर से बनने का, तो वो कभी पूरा हो पाता। देयर वाज वेरी, मतलब हो सकता था, बट बहुत कम चांसेस थे।
तो कहीं ना कहीं मतलब जो फियर्स था माइनॉरिटीज के मन में, उसको ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से यूज किया, और फाइनली इंडिया गॉट डिवाइडेड. So basically, even at the time of independence, there were many rulers who were not happy, including गांधी जी. ठीक है, तो ये सब स्टोरी चल रहा है. और फाइनली 1948 में गांधी जी वो शॉट डेड बाय नाथूराम गॉडसे while on his way to the evening prayer meeting at Birla House. ठीक है, न्यू दिल्ली. ही डाइड विथ हे राम ऑन हिज लिप्स. ठीक है, तो गांधी जी की डेथ कब हो रही है? 1948 में हो रही है, 1948 जनवरी 30. ठीक है, तो गांधी जी की डेथ कब हो रही है? 30 जनवरी 1948. और कहाँ हो रही है? तो वो बिरला हाउस जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, और मरते मरते उन्होंने क्या बोला? हे राम. ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में आ सकता है, बीपीएससी में यही सब आता है कि कौन मरते वक्त क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सब भी बीपीएससी में आ जाता है. इवन फादर्स नेम भी पूछ लेता है. ठीक है, इवन ये सब भी पूछ लेता है, फादर्स नेम क्या होता है, ये सब भी पूछ लेता है. ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं आज के लिए. ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं. उसके बाद हम लोग और भी जो हैपनिंग्स थे ना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे चीजें घटी हैं, ठीक है, वो सब भी देख लेंगे. और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है तैयारी? मेरा तो आज कुछ हो नहीं पाया, ज्यादा पढ़ नहीं पाया आज कुछ. और वक्त मिले तो ये वाला किताब जरूर पढ़िएगा. मॉडर्न हिस्ट्री का ये किताब है, स्पेक्ट्रम का, लेकिन थोड़ा थिक है, मोटा है. तो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत सही है, नहीं नोट्स बना रहे हो तो ये बुक से भी देख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. ऑप्शनल में कंफ्यूजन है तो फिर मैं तो बोलूंगा हिस्ट्री ले लो यार, से सेफ बेट होगा अभी के टाइम पे. क्योंकि अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं मन भी करेगा हिस्ट्री पढ़ने का. मैं तो हिस्ट्री बोलूंगा, बाकी देख लो. ज्योग्राफी भी अच्छा ऑप्शन है यूपीएससी के लिए. तो अगर आप यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिपेयर करना चाहते हो तो ज्योग्राफी इज अ गुड ऑप्शन. और नहीं तो आप इसका मतलब ये सब भी ऑप्शन ले सकते हो, एलएसडब्ल्यू वगैरह वगैरह. इतना कंफ्यूज मत हो, मैं तो बोलूँ हिस्ट्री ले लो, इतना दिक्कत का बात नहीं है, हिस्ट्री में कोई चाप नहीं है, हो जाएगा. पहली बात तो प्री पहले क्लियर हो जाए ना, पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीपीएससी में प्री है. आप सोच सकते हो शायद अभी तक पता है 5 लाख फॉर्म्स अभी भरा चुके हैं. बीपीएससी में 5 लाख प्लस हो चुका है फॉर्म्स का जो नंबर है फॉर्म्स. तो मतलब 5 लाख प्लस हो रहा है, इसमें बहुत लोग एग्जाम भी देते हैं. आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 लाख प्लस लोग एग्जाम देंगे. तो मान लो 3.5 रखते हैं, 3.5 लाख में से सिलेक्ट करेंगे ये लोग 10 से 12 हजार बस. ठीक है, जेपीएससी भी सेम था. नहीं, जेपीएससी में तो शायद 3,20,000 लोग ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम दिया था करीब बहुत कम लोगों ने. 1.7 दिया था, 1.7 लाख शायद. तो उसका शायद डबल दे सकते हैं बीपीएससी. कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी तो ज्यादा हैं. बीपीएससी में शायद 5,000 सीट्स, मतलब 5,000 लोगों को लिया है ना. हाँ, और इसमें 10 से 12,000 तो एकदम लेगा, उससे ज्यादा भी ले सकता है. लेकिन बीपीएससी में 12x लेता है, बीपीएससी में 12x लेता है. तो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है ना, उसका 12 गुना बच्चों को मेंस में लेता है. तो मान लो अभी सीट्स तो अभी तक 750 हैं. बीपीएससी में अभी सीट्स हैं 750. तो मे बी ये 750 बढ़कर और क्या 2250, 2250, नहीं 2250 नहीं है यार, 750 के आसपास था अभी, और बढ़ के कितना होगा? 800-900 होगा, और क्या उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? 2250 कैसे, मतलब कुछ और बोलना चाह रहे हो क्या? मैं लेगा मेंस में? अच्छा, किसमें? बीपीएससी? अच्छा 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 अच्छा, इंटू 3, वो तुम इंटरव्यू का बोल रहे हो? मैं इंटरव्यू में लेता है, मेंस में 12x लेता है. मेंस में ज्यादा लेता है, उतना भी ज्यादा भी नहीं, मतलब उतना फिर बहुत ज्यादा कम कम कंपटीशन हो जाएगा.
हाँ वो इंटरव्यू का बता रहे हो 3x वाला, ठीक है। तो फिर मतलब तुम्हारा छांट के मान लो कि तो तुम 12,000 रखो, अभी 12,000 रखो, तो 3.5 लाख से 12 लाख, पहले पहले हम लोग 12,000 में आ जाते हैं। उसके बाद 12,000 से फिर ये लोग करेंगे इसको 3,000 4,000 में तोड़ देंगे, 3,000 या फिर 2,500 इस टाइप का कुछ रेंज, ठीक है। अच्छा तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे अच्छे से। 15 दिसंबर तक तो मैं टाइम है। अगर जैसे इस वीक में थोड़ा क्लासेस नहीं रख पाया हूँ, तो वीकेंड में क्या करता हूँ, एक दो ये रख देता हूँ, वीकेंड में एक दो लंबा मैराथन क्लासेस रख देता हूँ, और उसमें करेंगे। ठीक है, तो यही तक रखते हैं आज का। तो आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बुक्स कैसे रेफर कर रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो। अब एकदम सीरियसली, अब सब फेस्टिवल्स भी खत्म हो गए, सो दिस इज द राइट टाइम टू एक्सेलरेट। सो एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग बना लीजिए, एंड लाइक स्टिक टू इट। एकदम तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल ट्राई टू स्टिक, मतलब हम, मेरा तो खुद नहीं हो पा रहा है, बट अभी तो पढ़ूंगा थोड़ा, और कोशिश करूंगा जो छूटा है वो खत्म करके ही सोऊं। ठीक है, तब मिलते हैं बाद में। until then, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।